वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैंने बताया था कि एक के बाद एक टॉपिक आता जाएगा, उसको कवर करते जाएंगे। तो आज बारी है कोरिलेशन की। कोरिलेशन यानी कि सह संबंध। कोरिलेशन, ठीक है, सह संबंध। अब सह संबंध क्या होता है? सह संबंध से तात्पर्य है दो चरों, टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपको पता है, जो वेरी करे या जिसका मान या वैल्यू चेंज होती रहे। तो सहसंबंध से तात्पर्य है दो चरों या परीक्षणों पर के प्राप्तांकों में निहित संबंध से। ठीक है, दो चरों या दो जो टेस्ट हमने लिए हैं आपके, उस पे जो स्कोर्स आपको मिले हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड द कोरिलेशन। ठीक है, सहसंबंध कोफिशिएंट हमें यह भी बताता है कहां तक एक वस्तु दूसरे से और दूसरी वस्तु पहली वस्तु से संबंधित है, यानी कि कहां तक दो वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित हैं और कहां तक एक में चेंज होने से दूसरे में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोरिलेशन। इसीलिए डाउनी और ओथ, DOWNIE, डाउनी एंड हेथ, HEATH, हेथ 1970 ने भी बोला था सहसंबंध मूलतः दो चरों के बीच के संबंधों का मान है। ठीक है, कोई भी दो वेरिएबल्स है उनके बीच के संबंधों का मान, दैट इज कॉल्ड द कोरिलेशन। ठीक है, इंग्लिश में बहुत सारी डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी पीपीटी में प्रोवाइड की है, तो उसका मैं नहीं पढ़ रही हूँ, फिर भी बस एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों को बताऊंगी कि इसी को डाउनी और हेथ की डेफिनेशन, correlation is basically a measure of relationship between two variables. Okay, correlation is basically a measure of relationship between two variables according to Downey and Heath. अब ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट होता क्या है कोरिलेशन? समझ में आया कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड द कोरिलेशन, और कहां तक एक में चेंज होने से दूसरे में चेंज आ रहा है, इसी को हम सहसंबंध कहेंगे। अब आगे बात करते हैं कि दो चरों, जो भी हमारे दो चर हैं उनके बीच होने वाले कौन कमिटेंट, ठीक है, कौन कमिटेंट वेरिएशन की माप करता है, कौन कोरिलेशन। दो चरों के बीच में जो भी सहगामी परिवर्तन होता है या कौन कमिटेंट वेरिएशन होता है, उसकी मेजरमेंट कौन करता है, कोरिलेशन करता है, कि किस तरह का चेंज एक वेरिएबल में आ रहा है और इस वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल इफेक्ट हो रहा है, इसकी मेजरमेंट कौन करेगा, हमारा कोरिलेशन करेगा। ठीक है, जैसे कोई रिसर्चर ये देखना चाहता है कि किसी क्लास की 15 स्टूडेंट्स की बुद्धि की जो इंटेलिजेंस है, यानी कि बुद्धि और उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट में कोई संबंध है या नहीं है। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट की इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि और इसका जो एकेडमिक अचीवमेंट है उसमें कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कोरिलेशन लगाएंगे, और इससे हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट मिलेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में संबंध है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए तो पहले हमें टेस्ट लेना पड़ेगा। टेस्ट पे जो स्कोर आएगा उन स्कोरों के बेस पे हम कोरिलेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमें पता चल जाएगा कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ कोरिलेशन की। तो कोरिलेशन की रेंज जो होती है वो हमें बहुत कुछ दर्शाती है कि रिलेशनशिप जो ऑफ कोरिलेशन जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, या जीरो है, या नेग्लिजिबल है, कुछ है कि नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग जितना पढ़ोगे कि अलग अलग किताबों में, नेट पे, हर जगह कुछ कुछ वेरिएशन पाया जाता है रेंज का, पर बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे कि सहसंबंध गुणांक यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, +1 से 0 तक या 1.00 तक हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वहीं अगर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन दिखाना है, दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 0.80 से 1 तक होगा, तभी हम कहेंगे ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर हमें 0.60 से 0.79 तक नजर आ रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, ये भी स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा। 0.40 से 0.59 है तो हम कहेंगे मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन है,
और अगर 0.20 से 0.39 आ रहा है दैट इज कॉल्ड द वीक पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, वीक है। इसी तरीके से कोरिलेशन का रेंज हम दिखाते हैं। और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर बताएं तो जैसे मैंने बताया कि +1 से 0 या 1 तक एक्सप्रेस करते हैं कोरिलेशन को, और ±0.70 से ±1 तक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, ठीक है। और अगर ±0.40 से ±0.40 से ±0.70 से कम है तो सब्सटेंशियल कोरिलेशन हो जाएगा, और यही ±0.20 से ±0.40 है से कम होता है तो लो कोरिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर 20 से भी कम ±0.20 से भी कम होता है तो यहाँ पे नेग्लिजिबल यानी कि नगण्य हो जाएगा। ओके, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोरिलेशन की जो रेंज है उसे हम इसी तरह से एक्सप्रेस करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी वेरिएबल्स हैं हमारे, या दो हमारी जो स्टिमुलस है उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप पाया जा रहा है, और अगर रिलेशनशिप पाया भी जा रहा है तो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह का रिलेशनशिप उसके बीच में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोरिलेशन की टाइप्स की। तो कोरिलेशन की टाइप्स की अगर हम बात करें तो दो तरह के मेन टाइप्स होते हैं कोरिलेशन के, क्वालिटेटिव कोरिलेशन, क्वांटिटेटिव कोरिलेशन। क्वालिटेटिव कोरिलेशन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है फर्दर, लीनियर और कर्वी लीनियर कोरिलेशन में, ठीक है। लीनियर और कर्वी लीनियर, नॉन लीनियर जिसको भी कहते हैं कोरिलेशन में। और वही क्वांटिटेटिव कोरिलेशन जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन में। अब अगर हम बात करें क्वालिटेटिव कोरिलेशन की, तो क्वालिटेटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन है जब हम किसी टेस्ट के स्कोर्स को या वेरिएबल्स के बीच की जो रिलेशनशिप को किसी सीधी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारा कहलाएगा क्वालिटेटिव कोरिलेशन। बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा डिस्प्यूट नहीं है इन सब चीजों में। जब भी हम किन्हीं दो वेरिएबल्स या x या y, दो आपके वेरिएबल्स हैं, इनके बीच के जो भी संबंध आ रहे हैं, जो भी रिलेशनशिप आया है आफ्टर अप्लाइंग द कोरिलेशन फॉर्मूला, तो अगर उसके रिलेशनशिप को हम किसी सीधी रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा या गोल रेखा से एक्सप्रेस करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्वालिटेटिव कोरिलेशन। अब क्वालिटेटिव कोरिलेशन में भी दो तरह के कोरिलेशन है आपके, है ना, लीनियर और कर्वी लीनियर कोरिलेशन। अब लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? जब दो चरों या परीक्षण यानी कि टेस्ट के स्कोर्स के रिलेशनशिप को हम स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से दर्शाते हैं तो दैट इज कॉल्ड द लीनियर कोरिलेशन। जैसे लाइन से पता चल रहा है ना, हमने ऐसे इसको शो किया, ठीक है, एक हमारी ऐसे बना हुआ जैसे आप देख रहे होंगे, और हमने इसको उनके बीच में, वेट और हाइट के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि हाइट बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है वेट भी बढ़ेगा। तो अगर हम ऐसे रिलेशनशिप को दिखा रहे हैं एक सीधी रेखा के बीच में कि हाइट हमारी बढ़ती जा रही है उम्र के साथ, तो हमारा वेट भी बढ़ता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, ये आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। इसके आगे अगर हम बात करें कर्वी लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशनशिप की, तो जब किन्हीं दो वेरिएबल्स या दो टेस्ट के जो स्कोर्स होते हैं उनको एक सीधी रेखा द्वारा हम एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि एक कर्वी लीनियर रेखा के द्वारा, कर्व के द्वारा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा से हम एक्सप्रेस करते हैं या व्यक्त करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे हम लर्निंग के बीच में और प्रैक्टिस के बीच में रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, तो अगर हम जितनी लर्निंग होगी, जितना प्रैक्टिस हम करेंगे या जितनी लर्निंग होगी, उतना ही अच्छा हमारा रिस्पॉन्स होगा, अभ्यास भी उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के बाद अभ्यास के साथ साथ सीखने की मात्रा बढ़ती है, लेकिन उसके बाद अगर हम अभ्यास जारी रहता है तो सीखने की मात्रा में वृद्धि ना होकर कम हो जाती है, क्योंकि बहुत ही मोनोटोनस सा हो जाता है, ठीक है। होता है ना कभी कभी बहुत ज्यादा पढ़ा, बहुत अच्छे से याद हो गया, उसके बाद भी अगर हम पढ़ते गए, आगे पढ़ते गए, तो क्या होगा, मोनोटोनस हो जाएगा, मूड थोड़ा ऑफ होने लगेगा, है ना, क्योंकि चीजें एक जैसी होती गई, ठीक है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम किससे दिखाएंगे? नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर रिलेशनशिप के थ्रू। नेक्स्ट हमारा टाइप है क्वांटिटेटिव कोरिलेशन का। अब क्वांटिटेटिव कोरिलेशन क्या होता है? जब दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप किसके बीच में देख रहे हैं? स्टिमुलस के बीच में, दो लोगों के बीच में, या दो वेरिएबल्स के बीच में, कोई भी दो लोगों के बीच में जब हम रिलेशनशिप देखते हैं
तो हम कोरिलेशन लगाते हैं। अब इनके हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, हमने क्वालिटेटिव की बात कर ली, अब हम क्वांटिटेटिव कोरिलेशन की बात कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव कोरिलेशन में भी हम वही काम कर रहे हैं कि जब दो चरों यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में या दो टेस्ट के स्कोर्स के बीच में कोरिलेशन एक रेखा के द्वारा एक्सप्रेस ना करके उसे हम नंबर्स के रूप में, संख्या के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव कोरिलेशन, है ना। क्वांटिटी की बात हो रही है। अब ये क्वांटिटेटिव कोरिलेशन जो है हमारा वो तीन तरह का होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है हमारा, जब दो चरों का संबंध ऐसा होता है कि एक में वृद्धि होने से दूसरे में भी वृद्धि हो रही है या ग्रोथ हो रही है या इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक उसी तरीके का, तो हम इसे कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव कोरिलेशन जब एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे में भी ठीक उसी तरीके का चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव या धनात्मक सहसंबंध। जैसे व्यक्ति की आयु में वृद्धि होने से उसमें मैच्योरेशन भी आता है, ठीक है। एज बढ़ रही है तो मैच्योरिटी या एक्सपीरियंस बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की। नेगेटिव कोरिलेशन यानी कि ऋणात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध की ठीक विपरीत स्थिति पाई जाती है, जब दो चरों के बीच का संबंध ऐसा होता है जहां एक में तो इंक्रीमेंट हो रहा है यानी कि एक में वृद्धि हो रही है, पर उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में घटने की प्रवृत्ति यानी घटने की डिक्रीमेंट टेंडेंसी पाई जा रही है, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या देख सकते हो, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई कम हो गई, है ना। अगर हम किसी चीज का, जस्ट सपोज करिए हम किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, सप्लाई, हम उसको कम खाना शुरू कर देते हैं, कम खाते हैं। टमाटर के प्राइस बढ़ गए, है ना, तो टमाटो कम यूज होने लगेगा घर में, यही तो चीजें होती है कि नहीं होती है। तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई कम हो गई, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, तो इसका पॉजिटिव का ऐसे जा रहा था और इसका नेगेटिव का बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन पाई जाएगी। अब हम बात करते हैं जीरो कोरिलेशन की। शून्य सह संबंध ऐसे संबंध को कहते हैं जिसमें दो चरों के बीच में कोई भी कंसिस्टेंट रिलेशनशिप नहीं पाया जाता या उसका पता नहीं चलता। इसको हम इंडिकेट करेंगे 0.00 से, ठीक है। अब कोरिलेशनल मेथड्स की बात करते हैं। तो कोरिलेशन के जो मेथड है, 11 कोरिलेशन के मेथड्स हैं, इनको आपको याद करना है क्योंकि जब एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज कोरिलेशन एंड व्हाट डिस्क्राइब देयर मेथड्स, तो आपको कोरिलेशन पूरा आप लिखेंगे विद टाइप एंड कोरिलेशन मेथड्स के नाम भी पूरे लिखेंगे। अगर नहीं भी पूछा गया तो भी आप लिख दीजिए कम से कम। इसको याद करने का तरीका है, पहले P4 को डिस्क्राइब करेंगे। P4 यानी कि प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, 5 कोफिशिएंट कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन। फिर C3 की बात करेंगे। C3 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कोर्डेंस, कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी और कोरिलेशनल रेशियो। फिर MTR B यानी कि मटर B की बात करेंगे। इसका M से हो गया मल्टीपल कोरिलेशन, T से हो गया टेट्राकोरिक कोरिलेशन और R से हो गया रैंक डिफरेंस कोरिलेशन और B से क्या हो गया, बाय सीरियल कोरिलेशन। ये तो हमारे हो गए सारे के सारे कोरिलेशनल मेथड। आपको सिर्फ दो पढ़ने हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट और रैंक डिफरेंस, ठीक है। इसका कैलकुलेशन आराम से समझाऊंगी इस वीडियो में नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ पहले कोरिलेशन पढ़िए। थोड़ा सा मैंने बस डिस्क्राइब कर दिया है कि प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन क्या होता है और किसने दिया था। जब दो चरों के स्कोर्स के बीच में हमें कोरिलेशन निकालना होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन हम निकाल लें। इस विधि को किसने प्रपोज किया था, कार्ल पियर्सन ने प्रपोज किया था 1900 में, और इस विधि को स्मॉल r से रिप्रेजेंट हम करते हैं, इसी वजह से इसे पियर्सन R भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, अभी आगे ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, अजम्पशंस बता दे रही हूँ कि कुछ अजम्पशंस हैं जो आपको पता होंगे तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि पहला इनका अजम्पशन यही है कि x और y दो वेरिएबल्स अगर हम मान के चल रहे हैं या कोई भी स्कोर्स हैं तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि उनका रिलेशनशिप लीनियर होगा, ठीक है। लीनियर होगा तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा, जो भी स्कोर्स हमें मिले हैं x और y के या टेस्ट पे जो स्कोर्स आ रहे हैं उनके बीच में समविसारिता यानी होमोस्कैडिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। समविसारिता होगी तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे।
जो दो वेरिएबल्स हैं यानी कि एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। और जो वेरिएबल्स हैं उनका जो स्कोर है वो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक को तो मिल गए 10 नंबर और बाकी 9 को मिल गए हमारे, या बाकियों को मिल गए हमारे 3 या 4, तो हमारी नॉर्मलिटी होनी चाहिए, नॉर्मलिटी ऑफ स्कोर्स आना चाहिए, ठीक है। एनपीसी कर्व बनना चाहिए, ठीक है, पूरा एनपीसी करके, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ तक अजम्पशन तक पढ़ लेना। इसके बाद हम बात करते हैं रैंक डिफरेंस कोरिलेशन की। रैंक डिफरेंस क्या कोरिलेशन क्या होता है, इसे स्पीयरमैन ने दिया था। रैंक डिफरेंस कोरिलेशन में बेसिकली जो दो वेरिएबल्स हैं उसमें जो भी हमें डेटा मिल रहा है उसको ऑर्डिनल मेजरमेंट पे होना चाहिए, ऑर्डर में या रैंक में होना चाहिए, तभी हम रैंक डिफरेंस कोरिलेशन को यूज कर पाएंगे। क्योंकि ऐसी स्थिति में जब डेटा हमारा रैंक के रूप में होता है तो हम प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन यूज नहीं कर सकते, इसीलिए रैंक डिफरेंस कोरिलेशन आया, ठीक है। रैंक डिफरेंस कोरिलेशन के लिए क्या जरूरी है, जो हमारा डेटा होगा वो रैंक में होना चाहिए। अब रैंक डिफरेंस जो कोरिलेशन है उसके भी दो टाइप हैं, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड और कैंडार या कैडार जिसको कहते हैं रैंक डिफरेंस मेथड। स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस जो मेथड है उसे किसने प्रपोज किया था, सी स्पीयरमैन द्वारा। और इस विधि को हम आरपी, जिसे आर सबरो भी कहते हैं, के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस विधि द्वारा दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन हम तब ज्ञात करते हैं जब एन, ठीक है, जब हमारे स्टूमलेस की संख्या 30 से कम होती है, ठीक है। 30 से कम होगी तो हम स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस कोरिलेशन लगा देंगे, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ पे भी आप देखें कि दो सब्जेक्ट में, या हमारे दो सब्जेक्ट हैं, 9 स्टूडेंट का हमने टेस्ट लिया फिजिक्स और मैथ्स में, फिजिक्स के नंबर लिखे हैं, मैथ्स के भी नंबर लिखे हैं, ठीक है। अब इसमें पहले स्टेप में हमें क्या करना है, पहले तो हमने पहले फिजिक्स में का नंबर लिख लिया, मैथ्स का भी लिख लिया, फिजिक्स में रैंकिंग दे दी, सबसे ज्यादा रैंकिंग 47 को मिली, नंबर 1। फिर हमारा 2 किसको मिला, 43 को। ऐसे में रैंकिंग दे देनी है, फिजिक्स मैथ्स में अगल बगल में रैंकिंग दे दीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको, डी स्क्वायर, डी निकाल लेना है। डी यानी कि पहले स्टूडेंट के फिजिक्स में 35 थे और मैथ्स में 30 थे, रैंकिंग हमने दी, रैंक मिली पहले स्टूडेंट को फिजिक्स में 3rd और मैथ्स में 5th। तो 5 में से 3 गया, यानी कि जो डी निकालना है हमें, उसका डिफरेंस निकालना है दोनों रैंक्स का, ठीक है। तो 2 आया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें डी स्क्वायर कर देना है, यानी कि डी को स्क्वायर कर देना है, 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। यहां तक आपको सीखना है, फिर टोटल करके रखिएगा। इसके आगे बताएंगे, इसमें आगे आप कैसे और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। अभी इसमें हम ये बात हुई हमारी कि स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस है, आपको यही सीखना भी है। कैडाल के थोड़ा सा बता देती हूँ, कैडाल कब लगाते हैं, जब दो चरों पर आंकड़े हमारे रैंक में मिलते हैं तो हम कोरिलेशन की दूसरे मेथड का यूज करते हैं, जिसे एमजी कैडाल ने 1948 में प्रपोज किया था। इसका जो सिंबल है वो स्मॉल टी यानी कि टाउ है, और इसमें बेसिकली कहते हैं ना कि एन से, जब एन जो हमारे होते हैं, नंबर ऑफ जो स्टूमलेस होते हैं थोड़े से ज्यादा होते हैं, तब हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक आपको पढ़ना है। इसके आगे इसका कैसे कैलकुलेशन होगा वो सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगी, पर यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कोरिलेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है, कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो हमें डिफरेंसेस या संबंध देखना होता है कि एक में चेंज होने से दूसरे में कितना चेंज आ रहा है, तो हम कोरिलेशन मेथड का यूज करते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज होती है, बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। तो रेंज ऑफ द कोरिलेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर दो तरह के कोरिलेशन है, क्वालिटेटिव कोरिलेशन और क्वांटिटेटिव कोरिलेशन। क्वालिटेटिव कोरिलेशन वो है जब हम दो स्कोर्स को या दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को एक सीधी रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्वालिटेटिव कोरिलेशन हो गया। लीनियर यानी कि दोनों के बीच में एक सीधी रेखा से संबंध दर्शाया जा रहा है, कर्वी लीनियर जब टेढ़ी मेढ़ी रेखा से संबंध दर्शाया जा रहा है। क्वांटिटेटिव कोरिलेशन क्या हो गया, कितने तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव कोरिलेशन यानी कि बेसिकली जब हम दो वेरिएबल्स के बीच के संबंध को एक सीधी रेखा से रिप्रेजेंट ना करके नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्वांटिटेटिव कोरिलेशन हो गया। पॉजिटिव कोरिलेशन जब एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है और दूसरे में भी उसी तरह का चेंज यानी कि वृद्धि देखी जा रही है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन।
नेगेटिव में क्या हो गया, एक में चेंज होने से दूसरे में उसके अपोजिट परिवर्तन देखा जा रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया। जीरो कोरिलेशन क्या हो गया कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में किसी भी तरह का कोई भी रिलेशनशिप हमें दिखाई नहीं दिया। ये हो गया। इसके बाद आपको मेथड्स की बात करनी है P4C3MTRB की, कि इसके नाम आपको रटे होने चाहिए, और हम लोग सिर्फ बात करेंगे इसमें प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन की और रैंक डिफरेंस कोरिलेशन की। ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ लेना है, इसके बाद मैं कैलकुलेशन पार्ट आपको बताऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा।